सर्वविदित है सर, एजुकेशन कैन चेंज एवरीथिंग। शिक्षा अगर है तो सब कुछ आप बदल सकते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, वो इंडिया के बेस्ट रिसर्चर ने डिज़ाइन किया है। उसमें 2, 3, 5 का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें एक क्लियर कट है कि जो आपका क्लास 5 तक का एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में हो, ताकि बच्चा उसको पढ़े भी, सीखे भी, समझे भी और इन्जॉय भी करे। ये चारों फैक्टर जब काम करेंगे तभी बच्चे का मेंटल ग्रूमिंग डेवलप होगा। इन सब के बावजूद भी एक फेयर मिक्स ऑफ स्पोर्ट्स है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आसपास से अच्छे अच्छे स्कूलों में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलम की फैसिलिटी नहीं है। केवल 8 बुक और वही घिसे पिटे टीचरों के अराउंड करके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं छद्म खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी संतुष्ट हूँ। और मैं जितने लोग भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, चाहे गार्जियन हो या स्कूल के लोग, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे को हिंदी और इंग्लिश मीडियम रिस्ट्रिक्ट मत करिए। इंग्लिश ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बच्चे क्या समझ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या उनको पढ़ने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। मैं इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के उस गांव में मौजूद हूं जिसे एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर के नाम से जाना जाता है। और गहमर का वो गांव, इसका हर एक घर के बगल में देश की रक्षा करने के लिए एक मिलिट्री परिवार में हर घर का एक व्यक्ति मौजूद है। उसी गांव में मैं द राफेल एकेडमी, नाम बड़ा अचंभा है। द राफेल के नाम से सरकार हिलती है, लेकिन उसी राफेल का नाम रख करके पूर्व सांसद विश्वनाथ गहमरी ने, जो गाज़ीपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल के हालात को बताया था पार्लियामेंट में, और उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आंसू बहाना पड़ा था। और आज जो गाज़ीपुर का विकास है वो सिर्फ हमारे पटेल कमीशन जो बनाया गया था विश्वनाथ गहमरी द्वारा, उनके तकरीर के ज़रिए, भाषण जो पार्लियामेंट में हिस्सा जो पेश किया था उसके ज़रिए बनाया गया था। और जो कुछ भी आज गाज़ीपुर क्षेत्र में विकास है, विश्वनाथ गहमरी को नहीं भुलाया जा सकता है। जो लोग नाम ले रहे हैं कि हमने विकास कर रहे हैं, उसमें वो उनका हिस्सा उतना ही है कि सरकार में है, वरना विश्वनाथ गहमरी का ही हिस्सा है। उन्हीं का नाम है कि जिन्होंने खाका खींच के बताया था कि हम गाज़ीपुर के क्या हालात हैं। आज जो कुछ विकास हो रहा है उसी क्षेत्र में द राफेल एकेडमी देखने में जो एक संस्थापक है, मैं इनसे खुद इनका नाम जानते हुए जानना चाहता हूं कि आपके जहन में ये नाम क्या आया और क्या आप पेश करना चाहते हैं समाज को। जी सर प्रणाम। मेरा नाम सर कुणाल सिंह है। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैं सेना से 15 साल 15 दिन करके अपने गांव में आया, गांव और समाज की सेवा के लिए। वहाँ पे मुझे लगा यहाँ आने के बाद कि कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र 2 चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। पहला है सर स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा। तो चूँकि मैं 7 साल यूनाइटेड नेशन के साथ रहा, मेरे साथ यूनिसेफ का, रेड क्रॉस का, सबके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, तो जहाँ पे मुझे लगा कि शिक्षा को लेके मैं गांव में एक नया प्रयास कर सकता हूँ, जहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन से हट के डिटेल्ड एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए और इस तरह के एजुकेशन से बच्चों को एक नया दुनिया में लेके जाया जाए, जहाँ एक हमारा रूरल एरिया, गांव के क्षेत्र या आसपास के लोग उसको सोच भी नहीं सकते हैं। जो इंडिया के टॉप 10 स्कूल हैं उसमें RIMC है, मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, RK मिशन है, नेत्रा आर्ट है, विद्या भारती है, विद्या सदन है, नवोदया है, SHS है। तो इस तरह के जो स्कूल हैं जहाँ पे एंट्रेंस बेस एग्ज़ाम होता है, पर हमारे यहाँ का बच्चा केवल स्कूलिंग करके उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाए जहाँ बच्चा उस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करे और उस तरह के स्कूल में जाए। अगर किन्हीं कारणों बस बच्चा उस स्कूल में जाता भी नहीं तो उसका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपने सिलेबस और पढ़ाई को लेके एंजॉय करने लग जाए। इन्हीं सब थॉट्स को लेके मैंने ये नवाचार बोल सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, इनोवेशन बोल सकते हैं, इसको किया। 50 सीट की एकेडमी इनिशियल हमने खोली थी, पर गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने समर्थन किया, जागरूक लोगों ने, और अपने बच्चों को दिया। और 3 महीने में हमारे बच्चे इतने स्ट्रांग हो गए हैं सर, जो आप तो पर्सनली मिल के देखे। चाहे आप मैथ से पूछिए, मेरा क्लास 3 का बच्चा 100 तक टेबल, 50 तक स्क्वायर, 30 तक स्क्वायर रूट, कुछ भी बताने के लिए तैयार है। वर्ल्ड कैपिटल, जियोग्राफिकल डिसीजन, इंडियन पॉलिटिक्स, करेंट एरा, करेंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, कुछ भी आप पूछिए,
इंग्लिश हो, हिंदी हो, सब तैयार है। तो बड़ा मुझे खुद जान के प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बच्चों में भी वो दम और क्षमता है जो बाहर के बच्चे करते हैं और दिखाते हैं। तो हमारे बच्चे कहीं से भी पीछे नहीं हैं सर। आपके स्कूल का टाइम क्या है? सर मेरा स्कूल का टाइम सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक है। हम टोटल 10 घंटे बच्चों को अपने पास रखते हैं, जिसमें उनको 8 घंटे का हम डिटेल सिलेबसिंग कराते हैं। उसमें 6 सब्जेक्ट पे हमारा फोकस है। मैथ है सर, मैथ के तीनों पार्ट हैं सर, वर्बल और रीजनिंग। इंग्लिश के तीनों पार्ट हैं सर, ग्रामेटिकल, स्टोरी नरेशन, स्टोरी ओरिएंटेशन एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। इसी तरह जीके का सर, करंट अफेयर, स्टैटिक्स और जनरल नॉलेज तीनों पार्ट्स है सर। इसी तरह हिंदी का सर व्याकरण और हिंदी लेखन है। मैथ में सर रीजनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये टोटल कंबाइंड स्ट्रक्चर है सर। और ये लेवल एसएससी का है सर। ये बच्चा मेरा क्लास 5 का बच्चा एक एसएससी लेवल की पढ़ाई करता है। और क्लास 5 का बच्चे का यहाँ का 3 महीने का स्टैंडर्ड इस तरीके का है कि कोई भी नॉर्मल स्कूल के 8 के बच्चे से भी कंपटीशन करने के लिए तैयार है। अपने इस सोच को घमर में ला कर के पेश करने का इतनी अच्छी थीम आपने शहर को नहीं इकट्ठा किया, शहर को नहीं चुना, आपने घमर गांव को क्यों चुना? सर ये इस तरह का एजुकेशन सिस्टम केवल लखनऊ में है या पटना में है? मुझे लगा कि हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो उतना बड़ा अमाउंट 10,000, 15,000, 20,000 रुपया पर मंथ नहीं दे सकते हैं। तो क्यों ना मैं गांव में उस तरह के लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था बनाऊं जहां पे कम खर्चे में उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जा सके। और दूसरा थीम ये भी था सर कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पे हम उन बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे जो बच्चे सच में पैसे देने लायक नहीं है। तो अगले साल से हमारा ये भी प्लान है कि हम लोग स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करें, उसमें से 10-15 जो टॉप बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कंडीशन का हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उनको हम अपने एकेडमी में लेके आए, उनको फ्री एजुकेशन दें और उनको इतना स्ट्रांग बना दें कि वो जाके अच्छे अच्छे कॉलेज में दाखिला ले सके और हमारे क्षेत्र का नाम बदल सकें। सब सर्वविदित है सर, एजुकेशन कैन चेंज एवरीथिंग। शिक्षा अगर है तो सब कुछ आप बदल सकते हैं। जब मार्कवेले का आपने एक स्टोरी सुना होगा, जर्मनी में जब उनका हिटलर के बाद का डिस्टर्बेंस आया था, तो उन्होंने बोला था कि सर ना हमें रोज़गार चाहिए, ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ना हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी चाहिए। अगर हमको देना है तो या तो हेल्थ दो तो एजुकेशन दो, एजुकेशन कैन अचीव एवरीथिंग। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं गांव में आया सर, जहाँ पे एक अलग तरह के एजुकेशन पैटर्न की होड़बाजी थी, तो एक नया करने की कोशिश है। और मैं खुद बड़ा संतुष्ट हूँ, जब बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपकी पढ़ाई का जो लैंग्वेज है वो क्या हिंदी है, इंग्लिश है, क्या चीज़ रहना चाहते हैं? सर चूँकि मेरे यहाँ के बच्चे थे वो इंग्लिश बैकग्राउंड से तो आए थे, लेकिन उनकी इंग्लिश की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक फेयर मिक्स बनाया। इसको बोलते हैं सर एंग्लो इंडियन। पहले बच्चे को हम लोग हिंदी में समझाते हैं, फिर इंग्लिश में उसको पढ़ाते हैं, और फिर हिंदी में समझाते हैं और फिर इंग्लिश में लिखाते हैं। तो उसकी इंग्लिश की समझ तो बढ़ती है, साथ में उसका जो सिलेबस अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छा चला जाता है। तो इसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं सर, कि इंग्लिश में पढ़ाना, हिंदी में समझाना और फिर इंग्लिश में लिखा देना। तो इससे बड़ा यही कॉन्सेप्ट है सर हमारा। आपके ख्याल में जो आजकल इंटरनेशनल स्कूल के नाम से स्कूल चल रहे हैं, बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल के कह रहे हैं, उनमें और आप में क्या फ़र्क होगा? सर एक शिक्षण संस्थान होने के नाते मैं फेयरली किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, लेकिन ख़ास करके जो इंग्लिश मीडियम बहुत तेज़ी से फैले हैं, या आप कह सकते हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था में संचालित हुए हैं, उनके साथ यही समस्या है कि वो सारे लोकलाइज टीचर को लेकर रखते हैं। बच्चों को इंग्लिश मीडियम के नाम पे पढ़ाते तो हैं, पर बच्चों की इंग्लिश की समझ नहीं हो पाती, और वो बच्चे धीरे धीरे एजुकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। न वो हिंदी मीडियम लायक रह जाते हैं, न इंग्लिश मीडियम लायक रह जाते हैं। मैं ये बात पेरेंट्स से भी अपील करूँगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया है कि क्लास 5 तक बच्चे को उसके रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए। जब एक बार बच्चे की पढ़ाई की समझ बढ़ जाती है तो आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ाएंगे बच्चा समझ जाएगा, पर इनिशियली आप उस पर इंग्लिश थोप देंगे तो शायद वो बच्चा उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और जो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा है वो भी प्लग्ड कर जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए जब मैं इस इंस्टीट्यूट को खोला सर, एकेडमी को खोला, तो मेरे पास कई तरह के बच्चे आए। उसमें बहुत अच्छे स्कूल के इंग्लिश मीडियम के भी आए, कुछ गवर्नमेंट हिंदी स्कूल के भी आए, कुछ प्राइवेट हिंदी स्कूल के भी आए। जब मैं एक कंपैरिजन लिस्ट बनाया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रहा कि जो बच्चों का मेंटल ओरिएंटेशन है इंग्लिश मीडियम वाले का बहुत कम है, लेकिन हिंदी मीडियम वाला अपने कॉन्सेप्ट, अपने आइडियाज़ को लेकर क्लियर है।
तो मुझे लगता है कि अगर बच्चे को आपको पढ़ाना ही है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में मत पड़िए, जहाँ बच्चा अच्छा से समझ जाए, पढ़ ले, वहीं पढ़ाइए। और इन सब के बावजूद सारा एकेडमिक और एजुकेशन कहीं ना कहीं पेरेंट इन्वॉल्विंग के बिना भी अधूरा है। तो जब बच्चे इंग्लिश मीडियम के होते हैं तो हम लोग के लोकल गार्जियन या ग्रामीण क्षेत्र के लोग इंग्लिश तो समझ नहीं पाते, तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। पर वो बच्चा अगर हिंदी मीडियम का हो, उसके संग इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे की एक चीज़ से आप परिचित होंगे, मेरा बच्चा कहाँ परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा है। तो मैं इंग्लिश को ज़रूरी मानता हूँ। इंग्लिश एक हमारे सोसाइटी के लिए या अपकमिंग लाइफ के लिए या आने वाले एजुकेशन सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पर इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इंग्लिश के पीछे दौड़ जाए और बच्चा हमारा कहीं का भी न रहे। क्या महसूस करते हैं कि चाइना, जापान इस वक्त वर्ल्ड वार के बाद भी तबाह होने के बाद, ख़ास जापान अपने आप को डेवलपमेंट कर लिया अपनी मदर लैंग्वेज में शिक्षा देने के बाद, लेकिन हमारा भारत में मौजूद 20 साल से जो होड़ लगी हुई अंग्रेज़ी मीडियम की, इससे क्या निकल पाएगा या फिर उसे पुनः जाना पड़ेगा? सर, हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मकाले का एजुकेशन सिस्टम है, जिसके बारे में बहुत सारे रिसर्च भी हुए। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज से 36 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई तो उसमें एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफ़ी रिसर्च हुआ। तो वहाँ पे बैक फ्री स्कूल, इनोवेटिव स्कूल, डिटेल डिस्कशन, कैरेक्टरिस्टिक पे बात करना, या बच्चे को स्कॉलरशिप की तरफ मोटिवेट करना, या बच्चे के दिमाग में रीजनिंग एबिलिटी डेवलप करने की बातचीत चली। लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार तंत्र का फेल्योर बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, सिस्टम फेल्योर बोलिए, वो चीज़ें आ नहीं पाई। अभी मैं जब यूनाइटेड नेशन में था तो वहाँ पे मुझे हर कंट्री के एजुकेशन पैटर्न को देखने और समझने का मौका मिला। तो मैंने यूएसए में देखा कि छोटा सा बच्चा भी अपने स्कूल बैग, अपने पेपर और अपने स्टडी कैरिकुलम को लेकर रिसर्च एनालिटिक है, हर चीज़ को खुद से समझता है, खुद से देखता है, खुद से सीखता है, और उसमें जब कोई डाउट आता है तो वो अपने टीचर के पास जाता है। जापान में अप टू क्लास 3 उनको केवल कैसे पढ़ा जाए, लाइफ तुम्हारा कैसे हो, तुम्हारे डिसिप्लिन कैसे हो, आसपास क्लीननेस कैसे हो, उसके बारे में बताया। उसके बाद उनके पास सारा इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन है। लेकिन हमारे पास जब भी कुछ आता है तो टिल PhD हम कहीं पे भी प्रैक्टिकली इन्वॉल्व नहीं होते, थ्योरेटिकली इन्वॉल्व होते हैं। हमारा सारा रिसर्च पेपर पे होता है और जो भी हमारे इनोवेशन और आइडियाज़ हैं वो कहीं फेल हो जाते हैं। तो केवल पेपर पे पढ़ के अगर हम चाहें कि हमारा बच्चा ग्रो कर जाए या हमारा देश आगे बढ़े तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं एजुकेशन में इनोवेशन लाना पड़ेगा। बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च एजुकेशन, डिटेल्ड एजुकेशन की तरफ लेके जाना पड़ेगा। मेरा कहना है कि क्या बच्चे को मदर लैंग्वेज सबसे अच्छा हो सकता है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, वो इंडिया के बेस्ट रिसर्चर ने डिज़ाइन किया है। उसमें 2, 3, 5 का कॉन्सेप्ट है। तो उसमें एक क्लियर कट है कि जो आपका क्लास 5 तक का एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में हो, ताकि बच्चा उसको पढ़े भी, सीखे भी, समझे भी और इन्जॉय भी करे। ये चारों फैक्टर जब काम करेंगे तभी बच्चे का मेंटल ग्रूमिंग डेवलप होगा। इन सब के बावजूद भी एक फेयर मिक्स ऑफ स्पोर्ट्स है कि बच्चा पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व हो। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे आसपास से अच्छे अच्छे स्कूलों में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी नहीं है, एक्स्ट्रा कैरिकुलम की फैसिलिटी नहीं है। केवल 8 बुक और वही घिसे पिटे टीचरों के अराउंड करके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं छद में खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके काफ़ी संतुष्ट हूँ। और मैं जितने लोग भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, चाहे गार्जियन हो या स्कूल के लोग, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि बच्चे को हिंदी और इंग्लिश मीडियम रिस्ट्रिक्ट मत करिए। इंग्लिश ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर बच्चे क्या समझ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या उनको पढ़ने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। 5 तक बच्चा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबको पता है कि आज से 20 या 30 साल या 40 साल पहले, सर आपकी भी एज रही होगी, क्लास 6 के बाद ABCD पढ़ाया जाता था और वो बैच भी आज अच्छा इंग्लिश बोल लेता है और इंग्लिश की समझ अच्छा रखता है। तो हम आज ही से बच्चे पे इंग्लिश का एक अनरियल प्रेशर बना के कहीं ना कहीं उसको शिक्षा से दूर करने का काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद। आपने यकीनन देखा होगा कि राजेंद्र प्रसाद से अच्छी अंग्रेजी कोई बोलता नहीं था। उस ज़माने भी वो अंग्रेज़ी सीखा था उन्होंने, जो थे आपके क्लास 6 के बाद ही गवर्नमेंट स्कूल में ही उन्होंने शिक्षा हासिल की थी। जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं भारत के, ये सब की लैंग्वेज जो मदर लैंग्वेज थी में पढ़ाई किया था और आज पूरे भारत का नाम भी रोशन किया था आपने। तो मैं आज के इस संस्था में, द राफेल एकेडमी में आने के बाद महसूस किया हूँ कि जो इसके संस्थापक हैं, जो आपका पैगाम है
कि आप अपने बच्चों को थोपे नहीं, बल्कि घर पे बच्चों को फर्स्ट राउंड जो है अपनी जो मदर लैंग्वेज की शिक्षा दें और उसके बाद बच्चों को ऐसी संस्थाओं में आप लाएं ताकि आपका बच्चे का सही ढंग से विकास हो सके। E72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।